नमस्कार। और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है हिलेरी जेड का 2023 का उपन्यास फॉरगेट आई टोल्ड यू दिस। मतलब इसका एक विस्तृत सारांश है हमारे पास। और ये सिर्फ कहानी का ब्यौरा नहीं लगता। इसमें ना कैलीग्राफी, मतलब कि वो जो खूबसूरत हाथ से लिखने की कला होती है, उसका टकराव है एक बहुत बड़ी टेक कंपनी की दुनिया से। तो ये सारांश हमें डिजिटल युग, डेटा की गोपनीयता, कला की क्या पहचान है आज, और हाँ, व्यक्तिगत चुनाव, इन जैसे मुद्दों की गहराई में ले जाता दिख रहा है। तो हमारा इरादा है कि इस सारांश के जरिए उपन्यास के जो मूल विचार हैं उनको थोड़ा टटोलें। देखें कि इसकी जो मुख्य पात्र हैं एमी ब्लैक, उनकी यात्रा क्या दिखाती है, और समझें कि ये कहानी आज के जमाने के बारे में क्या सवाल उठा रही है। पहली नजर में तो ये थोड़ा अजीब सा मेल लगता है, हाथ से लिखने की पुरानी कला और वो सिलिकॉन वैली की तेज रफ्तार दुनिया, है ना। देखते हैं ये सारांश हमें कहाँ ले जाता है। तो कहानी की दूरी है एमी ब्लैक। सारांश बताता है कि वो ओकलैंड कैलिफोर्निया में रहती हैं, क्वेर के तौर पर देखती हैं और एक कलाकार के तौर पर मतलब संघर्ष कर रही हैं, जिन्हें कैलीग्राफी यानी हाथ से खूबसूरती से लिखने की कला का गहरा जुनून है। यहीं पर एक दिलचस्प तनाव दिखता है, नहीं? एक सदियों पुरानी थोड़ी धीमी कला और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की चुनौतियां। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शौक नहीं लगता है ना, ये उनकी पहचान का हिस्सा है। सारांश में उनके संघर्ष का जिक्र है, जो शायद सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि एक कलाकार के रूप में अपनी जगह बनाने का संघर्ष भी है। खासकर ऐसी कला के साथ जिसे शायद आज उतना जरूरी नहीं समझा जाता। हाँ, और इसी संघर्ष के बीच उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी है। वो क्यों नाम की एक बहुत बड़ी लगभग हर जगह मौजूद टेक कंपनी में आर्टिस्ट रेजिडेंसी पाना चाहती हैं। मतलब वो उस कंपनी के माहौल में रहकर अपनी कला पर काम करने का एक मौका चाहती हैं। ये अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक कैलीग्राफर और वो भी एक टेक जायंट के अंदर। हाँ, ये विरोधाभास ही शायद कहानी की जान है। क्या वो उस माहौल में अपनी कला को बचा पाएंगी या उन्हें कोई समझौता करना पड़ेगा? ये सवाल तो शुरू से ही उठता है। कहानी की शुरुआत भी काफी नाटकीय और रहस्यमयी लगती है। सारांश कहता है कि सब काली अक्टूबर रात को शुरू होता है। शहर की बिजली गुल है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, और इसी माहौल में एक अजनबी अचानक एमी के पास आता है और उनसे एक प्रेम पत्र हाथ से लिखने को कहता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब इतनी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में बिजली जाते ही हाथ से लिखे खत की जरूरत पड़ गई। हम्म ये महज एक घटना नहीं लगती, ये एक प्रतीक की तरह है ना? तकनीकी विफलता यानी बिजली का जाना, और ठीक उसी पल में मानवीय जुड़ाव की एक गहरी इच्छा का सामने आना, वो भी हाथ से लिखे प्रेम पत्र के रूप में। ये शायद दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के इस पूरे तामझाम के नीचे इंसान अब भी उस व्यक्तिगत, धीमे और मानवीय स्पर्श की तलाश में है। अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं है, शायद डिजिटल दुनिया की जो चमक दमक है उसके पीछे छिपा एक अंदरूनी खालीपन भी दिखाता हो। है सीधा उसी टेक जायंट क्यू के दरवाजे तक, और वहां उन्हें मिलती है एक बहुत ही गुप्त जगह, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स दैट डोंट एग्जिस्ट। मतलब उन किताबों की लाइब्रेरी जो है ही नहीं। अब ये वाकई सोचने वाली बात है। उन किताबों की लाइब्रेरी जो मौजूद नहीं है, और वो भी एक टेक कंपनी के अंदर। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ये उन विचारों या कहानियों या उस ज्ञान का प्रतीक है जिन्हें डिजिटल दुनिया ने शायद हाशिए पर डाल दिया है, जो अब अस्तित्वहीन मान लिए गए हैं? अच्छा। या फिर ये क्यू कंपनी के नियंत्रण का प्रतीक है, कि वो तय करती है कि कौन सी जानकारी मौजूद है और कौन सी नहीं? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, जो शायद ज्ञान, स्मृति और सत्ता के रिश्तों पर सवाल उठाता है। मतलब ये सिर्फ खोई हुई किताबें नहीं, बल्कि शायद खोई हुई आवाजें भी हो सकती हैं, भूले हुए इतिहास। बिल्कुल। या शायद भविष्य की वो संभावनाएं जिन्हें दबा दिया गया हो। एक टेक कंपनी जो पूरी तरह डेटा और एल्गोरिदम पर चलती है, उसका ऐसी लाइब्रेरी को संभाल कर रखना, ये अपने आप में कहानी के केंद्रीय तनाव को और गहरा करता है। तकनीक का ज्ञान पर नियंत्रण, और उस नियंत्रण के बीच छिपा हुआ कुछ ऐसा जो हाथ से लिखा गया है, जो भौतिक है। और इसी लाइब्रेरी में एमी को मिलती है एक और हैरत अंगेज चीज, एक दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपि जिसका नाम है कोडेक्स आर्जेंटिस। सारांश बताता है कि इसमें बड़ी अनोखी कलाकृति है। अब एक प्राचीन पांडुलिपि का एक फ्यूचरिस्टिक, मतलब भविष्य जैसी टेक कंपनी की गुप्त लाइब्रेरी में मिलना, ये रहस्य को और ज्यादा बढ़ा देता है।
कोडेक्स शब्द ही अपने आप में बहुत वजन रखता है। ये आमतौर पर प्राचीन, हाथ से लिखी गई, बहुत कीमती किताबों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोडेक्स आर्जेंटिस जैसी चीज का मिलना सिर्फ एक खोज नहीं है, ये शायद एमी को इतिहास, कला और तकनीक के एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। ये पांडुलिपि शायद सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि उस स्पर्शनीय दुनिया का प्रतीक है जिसे क्यू जैसी ताकतें या तो नियंत्रित करना चाहती हैं या शायद मिटाना चाहती हैं। तो यहीं से कहानी के मुख्य तनाव और विषय उभरने लगते हैं। सबसे पहले तो वही कला बनाम कॉर्पोरेट शक्ति। एक तरफ एमी की कैलीग्राफी है, कोडेक्स आर्जेंटिस जैसी पांडुलिपियां हैं, और दूसरी तरफ क्यू जैसी मतलब एक भीमकाय कंपनी जो सिर्फ डेटा और मुनाफे की भाषा समझती है। सारांश ये सवाल उठाता है कि क्या कला का कोई मोल है इस डिजिटल दुनिया में, सिवाय इसके कि उसे भी एक प्रोडक्ट बना दिया जाए। और ये सिर्फ कला बनाम तकनीक का सवाल नहीं है, ये उससे भी गहरा है। ये है मानवीय रचनात्मकता की वो धीमी व्यक्तिगत प्रक्रिया, उसका टकराव है बड़े पैमाने पर उत्पादन, ऑटोमेशन और मानकीकरण की कॉर्पोरेट सोच से। क्यू कंपनी के लिए कला क्या है? क्या वो उसे डेटा की तरह प्रोसेस कर सकती है? क्या उसकी जो विशिष्टता है, उसकी जो आत्मा है, उसका कोई मतलब है उस सिस्टम में? हाँ। सारांश इशारा करता है कि उपन्यास इन सवालों को सीधे तौर पर उठा रहा है। शायद ये पूछता है कि क्या ये कॉर्पोरेट दुनिया कला को उसकी असलियत में समझ भी सकती है या सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानती है। और क्यू जैसी कंपनियों की ये ताकत दिखती कैसे है? यहीं पर वो डेटा निगरानी, सोशल मीडिया का नियंत्रण और गोपनीयता का मुद्दा सामने आता है, जिसका जिक्र सारांश में साफ तौर पर है। ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं लगता, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सच जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और उपन्यास शायद क्यू को इसी समकालीन चिंता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह बड़ी टेक कंपनियां हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं और कई अदृश्य तरीकों से हम पे नजर रखती हैं, कहानी शायद इसी हकीकत को एक काल्पनिक दायरे में रखकर हमें ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। वो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स दैट डोंट एग्जिस्ट भी तो एक तरह का नियंत्रण ही है, जानकारी पर, पहुंच पर। ये सवाल उठता है कि डिजिटल युग में असली शक्ति किसके हाथ में है और वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रही है। तो एमी इस सब के बीच कहाँ खड़ी है? सारांश उसकी पहचान के कई पहलुओं पर जोर देता है। वो एक सिंगल माँ है, क्वियर है, कलाकार है। क्या ये पहचाने उसे क्यू के दुनिया में और ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं? निश्चित रूप से उसकी पहचान उसे शायद पहले से ही थोड़ा हाशिए पर रखती है, खासकर एक बड़ी ताकतवर कॉर्पोरेट संरचना के सामने। अब उसके सामने चुनाव है। क्या वो उस आर्टिस्ट रेजिडेंसी को पाने के लिए, यानी एक तरह की सफलता के लिए, क्यू के नियमों को अपनाएगी? क्या वो अपनी कला या अपनी पहचान के उन हिस्सों को दबा देगी जो उस माहौल में फिट नहीं होते? या फिर वो अपनी शर्तों पर जीने का, अपनी कला की अखंडता को बनाए रखने का रास्ता चुनेगी, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो? ये दुविधा सिर्फ एमी की नहीं लगती, ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, और अपनी पहचान बचाए रखना चाहता है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत चुनाव और नैतिक साहस का सवाल है। क्या आप सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं या बाहर रहकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं? सारांश ये संकेत देता है कि एमी को इन मुश्किल सवालों से जूझना पड़ता है। उसकी क्वियर पहचान, उसका सिंगल माँ होना, ये सब शायद उसके संघर्ष को और जटिल बनाते हैं, क्योंकि क्वियर जैसी दुनिया अक्सर एक खास तरह के नॉर्मल को ही बढ़ावा देती है ना। सही। और इन सब के बीच सारांश बार बार स्पर्शनीय चीजों के महत्व पर लौटता है। हाथ से लिखे शब्द, कलम और स्याही का अनुभव, पुरानी पांडुलिपियों की वो भौतिक मौजूदगी। ऐसा लगता है जैसे उपन्यास डिजिटल चीजों की जो क्षण भंगुरते हैं, उसके सामने इन ठोस चीजों का जश्न मना रहा है। हाँ, और ये सिर्फ पुरानी चीजों का मोह नहीं है, ये शायद आज की तेज रफ्तार स्क्रीन आधारित जिंदगी के लिए एक जरूरी संतुलन की तलाश है। हाथ से लिखना एक धीमी प्रक्रिया है, उसमें ध्यान लगता है, एक शारीरिक जुड़ाव होता है। पांडुलिपि को छूना, उसके पन्ने पलटना, ये अनुभव हमें उस जानकारी से अलग तरह से जोड़ते हैं, शायद ज्यादा गहराई से। ये धीमापन और ये भौतिकता शायद हमें उस मानवीय लय की याद दिलाते हैं जिसे हमने तेज टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहीं खो दिया है। क्या ये चीजें हमें ज्यादा सोचने, ज्यादा महसूस करने का मौका देती हैं? उपन्यास शायद हाँ कह रहा है। तो अगर हम इस पूरे सारांश को समेटें तो ऐसा लगता है कि ये कहानी कई परतों में बात कर रही है।
ये सिर्फ एक टेक थ्रिलर नहीं है, न ही सिर्फ एक कलाकार की कहानी। सही कहा। इस सारांश के आधार पर जो मुख्य संदेश उभरते दिख रहे हैं वो कई स्तरों पर हैं। पहला तो यही कि कला, मानवीय रचनात्मकता और व्यक्तिगत अनुभव ये सिर्फ डेटा या वस्तु नहीं है जिन्हें खरीदा बेचा जा सके। उनका मूल्य उनकी अंतरंगता में है, उनकी विशिष्टता में है, जिसे हमें पहचानने और बचाने की जरूरत है। दूसरा शायद ये कि डिजिटल युग में भी, या शायद डिजिटल युग की वजह से ही, हाथ से बनी चीजों, धीमी प्रक्रियाओं और वास्तविक स्पर्शनीय अनुभवों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ गया है। वो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं शायद। तीसरा, अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए अपनी अंदरूनी आवाज सुनना और उसके प्रति ईमानदार रहना जरूरी है, खासकर तब जब बाहरी दुनिया आपको एक खास ढर्रे में ढालने की कोशिश कर रही हो। क्यों जैसी ताकतों के सामने ये चुनाव और भी मुश्किल हो जाता है। और चौथा, बदलाव लाने के लिए, चाहे वो अपनी जिंदगी में हो या समाज में, साहस चाहिए और चुनाव करने की इच्छा शक्ति चाहिए। सारांश दिखाता है कि एमी को शायद ऐसे ही चुनाव करने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े सिस्टम के सामने भी व्यक्ति की जो एजेंसी है, उसकी चुनाव करने की क्षमता, वो मायने रखती है। वाकई इस सारांश के आधार पर फॉरगेट आई टोल्ड यू दिस एक बहुत ही समकालीन और जरूरी कहानी लगती है। ये प्राचीन कला रूपों को भविष्य के डर और संभावनाओं से जोड़ती है। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक सवाल मन में छोड़ जाती है, जो सीधे सारांश में तो नहीं है, पर उससे उभरता जरूर है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां इतनी सारी जानकारी पलक झपकते बनती है और बिगड़ती है, कौन सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं? अच्छा, यानी कौन से ऐसे मानवीय अनुभव, ज्ञान के तरीके या कला के रूप हैं जिन्हें बड़ी तकनीकी ताकतें या समाज की मुख्य धारा गैर जरूरी मानकर मिटा रही हैं, या जिनकी आवाज दबाई जा रही है? आप उन चीजों की बात कर रही हैं जो शायद क्यू के लाइब्रेरी ऑफ बुक्स दैट डोंट एग्जिस्ट में जाने की कगार पर हैं। कुछ वैसा ही। ये लोक कलाएं हो सकती हैं, मौखिक परंपराएं हो सकती हैं, हाशिए पर पड़े समुदायों की कहानियां हो सकती हैं, या शायद सोचने और महसूस करने के वो तरीके हो सकते हैं जो एल्गोरिदम की दुनिया में फिट नहीं बैठते। उन्हें खोजना, उन्हें बचाना, उन्हें महत्व देना क्यों जरूरी है? ये सवाल ये उपन्यास और इसका सारांश हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या उन्हें बचाना सिर्फ इतिहास को सहेजना है, या भविष्य को ज्यादा मानवीय बनाने के लिए भी जरूरी है? ये वाकई एक गहरा विचार है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। ये उपन्यास का सारांश निश्चित रूप से सोचने को बहुत कुछ देता है।